नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और स्वागत है आप सभी का उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के, जो हम आपके लिए विशेष रूप से संपादित करते हैं, जो आपके लिए मददगार हो प्रतियोगी परीक्षाओं में। पिछले सप्ताह हलचल से भरे रहे हैं और ख़ासकर जैसे ही नववर्ष आरंभ हुआ तो दुनिया के अनेक महाद्वीपों में अनेक इस तरह की घटनाएं हुई जिनका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे राष्ट्रहित पर पड़ता है, हमारी विदेश नीति पर पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों पर भी नाटकीय रूप से वो उसको प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं पड़ोस से, बिल्कुल पड़ोस से, म्यांमार से, जो देश कभी बर्मा कहलाता था। उस देश की एक यात्रा हमारे विदेश सचिव श्रृंगला ने की साल की शुरुआत में ही। उनका बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं था कि वहाँ की उस सरकार को, जिसने तख्ता पलट के बाद फौजी हुकूमत ने सत्ता ग्रहण की है, उसको मान्यता प्रदान की जाए, मगर वो जाकर ये देखना चाहते थे कि वहाँ यथास्थिति क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। और जिस म्यांमार का बहिष्कार लगभग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कर रहा है, क्योंकि इस फौजी तानाशाही ने बड़ी बर्बरता के साथ शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहे थे, जो असहमति प्रकट कर रहे थे, उनका दमन बहुत क्रूरता और बर्बरता से किया है। और लगभग एक तरह से गृह युद्ध की शुरुआत उस देश में होती नजर आ रही थी। और बर्बर तरीके का अर्थ है गोली से लोग मारे गए, किशोर मारे गए, बच्चे मारे गए और उन लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा, उन अल्पसंख्यकों को जो काफ़ी दिनों से उपेक्षित, शोषित थे। इसके पहले रोहिंग्याओं के वंशनाशक हिंसा को लेकर भी ये सरकार कटघरे में खड़ी रही थी, मगर इस बार कुछ ये हुआ कि ऑंग सान सूची को, जो लोकप्रिय नेता वहाँ हैं, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, कटघरे में खड़ा किया गया, वर्षों का कारावास का दंड सुनाया गया और ये प्रक्रिया अभी जारी है, नित नए आरोप उन पर लगते हैं। तो अब भारत की समस्या ये है कि भारत कुछ ऐसा नहीं करना चाहता है जो अकेले मान्यता प्रदान करता नजर आए इस फौजी तख्ता पलट के बाद आई सरकार को, मगर साथ ही वो उस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता कि हमारे सामरिक संवेदनशील हित बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं म्यांमार के साथ। श्रृंगला ने अपना दौरा समाप्त करने के बाद भारत आकर ये बात रेखांकित की कि मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो कुछ हिंसक तत्व हैं वो सक्रिय हैं म्यांमार में और उनको हथियारबंद कर प्रशिक्षित करने का काम फौजी तानाशाही करती रही है। फौजी तानाशाही की मजबूरी ये है कि वो बहुत बुरी तरह से अलोकप्रिय है और जो सेना है उसने भली सैनिक तानाशाही वहाँ है, तो जब तक सेना आम सैनिक बगावत नहीं करता तब तक उनको संकट एकाएक आंतरिक अंतस्फोट का या बिखरने का तो नहीं है, मगर परिधि में देश के कई लोग जो हथियारबंद करेन हैं, शान हैं, कचिन हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं, उनका दमन करने के लिए म्यांमार को हर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जिसको जल्दी प्रशिक्षित किया जा सके और जिसको इन उपद्रवियों को का उपयोग किया जा सके एक हथियार के रूप में, जो लोग असहमत हैं सरकार से, उसके विरुद्ध हथियार उठा रहे हैं उनके प्रति। तो अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर जब ये मणिपुरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोगों ने भारतीय सीमा के भीतर भी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, एक असम राइफल्स के कर्नल को, जो बटालियन के कमांडर थे, सपरिवार मौत के घाट उतार दिया, तो भारत के लिए ये आशंका और चिंता बहुत जायज़ है कि किसी न किसी तरह से उपद्रवियों को शरण न मिले म्यांमार में, वो अपनी वहाँ से हथियारबंद प्रशिक्षण का दुरुपयोग भारत के विरुद्ध न कर सके। अपनी सद्भावना दिखाने के लिए म्यांमार की वर्तमान सरकार ने 5-6 मणिपुरी उपद्रवियों को भारत सरकार के हाथ सौंप दिया, मगर इतने भर से ये भरोसा करना बड़ा कठिन है कि आने वाले दिनों में यह सहकार बना रहेगा और भारत के जो हित, संवेदनशील हित पूर्वोत्तरी राज्यों में हैं, वो निरापद रहेंगे म्यांमार के कारण। इसके पहले रोहिंग्याओं को लेकर भी पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कुछ तनाव बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये हिंसा का लावा बहकर आ रहा है वंशनाशक युद्ध के बाद म्यांमार से ही बांग्लादेश और भारत की तरफ। और एक जो सरहद है, जो मानव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसके आर पार जो जनजातियां रहती हैं, कबायली परिवार हैं, संस्कार हैं, उनके संबंध म्यांमार में अपने बिरादरी के लोगों से इतने घनिष्ठ हैं कि इसको आप बिल्कुल एक तरह से कटीले तारों से बंधी हुई सीमा निर्धारित शायद कभी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नगा हो, चाहे वो मिज़ो हो, चाहे वो मणिपुरी हो। तो ये समस्या भारत के लिए बनी रहती है।
इसी बीच इस घटनाक्रम में एक और आयाम जुड़ा हुआ है कि आसियान के दो देश दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग एक स्वर में सहमत थे कि म्यांमार की फौजी तानाशाही सरकार पर अंकुश लगाया जाए। उसको यदि अस्पृश्य अछूत की भांति उनका बहिष्कार न भी किया जाए तो राजनीतिक दबाव उन पर बढ़ाया जाए। जब आसियान का शिखर सम्मेलन हो रहा था तो इंडोनेशिया में नहीं बुलाया गया जो म्यांमारी सरकार के औपचारिक प्रतिनिधि थे, और जाहिर है कि अनौपचारिक किसी प्रतिनिधि को वहाँ बुलाने का कोई अर्थ नहीं था, मगर एक तरह से अपनी असहमति, अपनी नाराज़गी आसियान के देशों ने जाहिर की थी। मगर तत्काल कुछ ही सप्ताह पहले ये जो अध्यक्ष का पद है आसियान का, वो एक बार बार घूमता रहता है, तो इस बार उसमें जो अध्यक्ष पद पर आए हैं वो कंबोडिया के हुन सेन हैं। अब हुन सेन साम्यवादी नेता हैं, मगर उनको भी चीन का समर्थन प्राप्त है। कंबोडिया को लगभग पिट्ठू राज्य आज माना जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का, और लगभग उसी चीनी सरकार का वरदहस्त म्यांमार की फौजी तानाशाही सरकार के ऊपर भी है। हुन सेन ने एक व्यक्तिगत यात्रा म्यांमार की जिसकी बड़ी कड़ी आलोचना आसियान में हुई। लोगों ने कहा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक तरह से अप्रत्यक्ष मान्यता प्रदान करना है। हुन सेन का मानना था कि वो कंबोडिया के नेता के रूप में वहाँ गए थे, आसियान के अध्यक्ष के रूप में नहीं गए थे, मगर प्रकारांतर से कहीं न कहीं नरमी का रुख उनको दिखाने दिया गया। उनका भव्य स्वागत म्यांमार में किया गया, और आसियान में आज तक ये अब असहमति इस हुन सेन के आचरण से सामने आ रही है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उसके साथ एक समस्या और विकट है कि हाल के दिनों में उसके ऊपर दबाव इस बात के लिए बढ़ा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, जिसको आज तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, किसी न किसी तरह का संवाद जारी रखना चाहिए, क्योंकि तालिबान ही काबुल में काबिज है, उनका अधिकार देश पर है, देश पर उनका कब्जा है, और बिना जिस देश के सामरिक हित अफगानिस्तान या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच से के साथ जुड़े हैं, वो बिल्कुल अलग थलग तालिबान से अपने को नहीं कर सकते। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, ये सलाह भारत को मिलती रही है, और अमेरिका तो स्वयं पर्दे के पीछे से तालिबान के साथ संपर्क बनाए हुए है। तो ये कहा जा रहा था कि दोनों स्थितियां तुलनीय हैं। जैसे आप नाराज़ हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं फौजी तानाशाही की तख्तापलट से, उनके बर्बर नरसंहार से म्यांमार में, मगर जैसी बर्बरता, निरंकुशता अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है, लगभग उसी या अति यथार्थवादी तर्क के अनुसार म्यांमार के साथ भी आपको अपने संबंध बरकरार रखने चाहिए। अब ये दिक्कत ये है कि भले ही बहुत बड़े पैमाने पर भारत व्यापार नहीं करता है म्यांमार के साथ, अफगानिस्तान के साथ तो उसके संपर्क अब लगभग टूट ही चुके हैं, मगर कुल मिलाकर दोनों की तुलना करना फिर भी यदि बिल्कुल बराबरी का न भी हो तो समझ में आता है, क्योंकि म्यांमार के साथ जो हमारे संबंध हैं उनका प्रभाव पड़ता है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ, और वह सिर्फ रोहिंग्याओं को लेकर नहीं है, वो इसको लेकर भी है कि चीन अपने पैर पसारता रहा है इस इलाके में, वो म्यांमार हो, वो बांग्लादेश हो, या फिर वो दक्षिण एशिया में नेपाल हो। तो कहीं ना कहीं हमको म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को अति यथार्थवादी तरीके से, जैसे हम अतीत में चलाते रहे हैं, वैसे ही चलाते रहने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मगर इसमें संकट ये है कि जो सरकार वहाँ है वो कब तक निरापद अपनी स्थिति बचाए रखेगी, और क्या उसका साथ देने के कारण किसी भी उत्तराधिकारी सरकार के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण नहीं होंगे। तो ये मूल्यांकन हमें निरंतर करना पड़ेगा। ये फिर वही राजनयिक चुनौती है, एक तनी हुई रस्सी पर कलाबाज की तरह चलने की। इस कौशल की दरकार भारत को निरंतर पड़ेगी। पर जिस घटनाक्रम ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर, वह कजाकिस्तान में था। कजाकिस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से बातचीत शुरू हुई, और वह सरकार की स्थिरता के लिए एक संकट बन गई बहुत शीघ्र। हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझें, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम कजाकिस्तान पर एक दृष्टि डालें, उसके भौगोलिक स्थिति पर, भू राजनीतिक महत्व पर, और उसके ऐतिहासिक अनुभव पर। कजाकिस्तान मध्य एशियाई गणतंत्रों में सबसे बड़ा गणतंत्र है। जब तक सोवियत यूनियन का साम्राज्य अक्षत था, सोवियत भूमि का, यूरेशियाई भूभाग का 12% हिस्सा कजाकिस्तान में के पास था, और कजाकिस्तान भले ही शुरू से सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, वो बाद में ही सोवियत संघ के में गणराज्य के रूप में शामिल हुआ, और कजाकिस्तान अंतिम गणराज्य था मध्य एशियाई जो सोवियत संघ से अलग, जिसने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की। इसके पहले 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक होता यह था कि कजाक हमले करते थे ज़ारशाही
भूमि पर और ज़ार की सेनाएं उनका दमन शमन करती थी और ये बिल्कुल परिधि पर दुर्गम इनकी स्थिति थी, तो उनको मिला लेना ज़ारशाही के दौरान एक अभिन्न अंग के रूप में रूस के लिए भी संभव नहीं हुआ था और कमोबेश ये स्थिति बनी रही थी सोवियत संघ के बाद भी। मगर सोवियत संघ के बाद सदस्य बनने के बाद कजाकिस्तान का कायाकल्प निश्चित रूप से हुआ, पहले स्टालिन के युग में और उसके बाद जो नेता आए उनके कार्यकाल में भी, क्योंकि कजाकिस्तान की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो इतनी महत्वपूर्ण है रूस के लिए कि उसका लगभग 4,600 मील लंबा सीमांत सरहद उसकी बॉर्डर मिलता है रूस के साथ और लगभग इतना ही कई हजार किलोमीटर का बॉर्डर जुड़ा हुआ है चीन के साथ। इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इतने बड़े भूभाग के साथ जो आपका पड़ोसी हो वहाँ की हलचल से आप अपने को अलग थलग नहीं रख सकते। ये संज्ञान सोवियत नेताओं को भी था और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी जो रूसी नेता थे उनको बना रहा। न केवल इतना बड़ा भूभाग कजाकिस्तान के पास में है, कजाकिस्तान को के पास अपार विपुल भंडार हैं तेल के, गैस के और उन खनिजों के, क्रोम के, तांबे के, यूरेनियम के, जिसमें कहीं वो नंबर 1 है, कहीं वो नंबर 2 है और कहीं नंबर 3 है। मगर ये सब दुर्लभ खनिज पदार्थ वहाँ की धरती के गर्भ में छुपे हुए हैं। कजाकिस्तान बहुत बड़ा भूभाग है, भले ही भूमिबद्ध नहीं है, लैंडलॉक नहीं है पूरी तरह से, उसका एक सिरा खुलता है कास्पियन सागर की तरफ, मगर कुल मिलाकर उसकी कोई तुलना मध्य एशिया के और गणतंत्रों से नहीं की जा सकती है। उसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है और जबकि बाकी गणराज्यों की आबादियां कुछ लाखों तक सिमटी हुई हैं। तो रूस के लिए न केवल वहाँ की खनिज संपदा महत्वपूर्ण थी, वहाँ आबादी के विरल घनत्व के कारण पूरे सोवियत कार्यकाल में उसके बाद के वर्षों में भी परमाणविक परीक्षणों के लिए इस रेगिस्तानी खुले विस्तार को उपयुक्त समझा गया। अब एक दौर था जब कजाकिस्तान के लोगों को आपत्ति थी, शिकायत थी रूस के साथ कि वो उनको परमाणविक कचरादान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 400 से अधिक वहाँ परमाणविक परीक्षण किए हैं, कुछ ज़मीन के नीचे कुछ ज़मीन के ऊपर, जिनसे पैदा होने वाले रेडियो विकिरण से वहाँ की आबादी को संकट पैदा हो गया है असाध्य रोगों से पीड़ित होने का। और सोवियत कार्यकाल में ही बैकानूर नामक शहर में वो कॉस्मोड्रोम बनाया गया जहाँ से आज भी रूसी स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी यहीं से अंतरिक्ष में भेजे गए थे। तो यदि आप एक तरह से देखें तो एक तरह से जुड़ना शुरू हुआ कजाकिस्तान का रूस की रॉकेटरी से, रूस के परमाणविक परीक्षणों से। और जिस समय कजाकिस्तान ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की, संसार का चौथा सबसे बड़ा परमाणविक अस्त्रों का जखीरा कजाकिस्तान के पास था, जिसको कजाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी कि वो उनका उपयोग नहीं करेगा, वो परमाणविक हथियारों का उत्पादन नहीं करेगा। मगर यूरेनियम का स्वामित्व होने के कारण और रॉकेट भेजने के, प्रक्षेपास्त्रों को छोड़ने के लिए जो परीक्षण होते हैं, उसके संदर्भ में उसकी भूमिका आज भी बनी रही। और तेल गैस साधनों को के दोहन शोधन के लिए रूसियों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का विस्तार किया, उसने निश्चित रूप से कजाकिस्तान में एक क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया। जो बड़े बड़े शहर थे, अलामाती वाला शहर है, मान लीजिए आस्ताना, जो जिसका नाम आज बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है, इन शहरों में सड़कें बनी, बहुमंजिली इमारतें बनी, यहाँ शिक्षा चिकित्सा की सेवाएं थी, यहाँ रोजगार के साधन थे, यहाँ कारखाने थे। मगर जो देहाती इलाका था, जो बाहर का इलाका था, जहाँ आबादी और भी विरल थी, यहाँ के लोग खानाबदोश हैं, पशुपालक हैं, उनके जीवन यापन शैली में कोई अंतर नहीं आया। उनके लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि नूर सुल्तान नज़रबायेव जो राष्ट्रपति बने और जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक बड़े कड़े तरीके से एक तानाशाह के रूप में शासन किया कजाकिस्तान में, तो उन्होंने सामाजिक विषमता को घटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं उठाया, महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और उन पर यह भी आरोप लगे कि उनके तेवर पुराने साम्यवादी कट्टरपंथी पार्टी के नेताओं के जैसे ही रहे। अब ये जो पार्टी के नेताओं वाला प्रश्न है, और या आप कहें कि अधिकांश जनता जो कजाकिस्तान की इस्लाम की अनुयायी है उसकी बात करें, तो कजाकिस्तान में जो इस्लाम का स्वरूप है वो अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों की तरह वैसा कट्टरपंथी का मुठभेड़ वाला आक्रामक नहीं है जैसा सऊदी वहाबी जो व्याख्या है इस्लाम की वो है, जिसको लेकर सारा संसार चिंतित है, जिसको लेकर तालिबान के बारे में चिंता है, ISIS को लेकर चिंता है। उस तरह का इस्लाम देखने को मध्य पूर्व में नहीं मिलता था और मध्य एशिया में जिस तरह का देखने को मिलता था। और कजाकिस्तान में इस्लाम एक कमोबेश
कबायली तरीके से जिस तरह का उसका अनौपचारिक आचरण करते थे, उस तरह का आचरण वहाँ देखने को मिलता है। मगर आज के कज़ाकिस्तान में चूँकि इसकी सरहद लगभग जुड़ती है सिंकियांग प्रांत और उइघुरों के साथ, तो वहाँ यदि कट्टरपंथी इस्लाम का लावा बहकर पहुँचता है, या अफ़गानिस्तान के बाद ये लावा आता है ताजिकिस्तान में, जिसके साथ भी फिर सरहद जुड़ती है इसकी, या उज़्बेकिस्तान में कुछ घटनाक्रम बदलता है, तो ये कुल मिलाकर कज़ाक अब उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। एक प्रश्न ये है। दूसरी है कि भले ही साम्यवाद का विलय अन्यत्र हो गया हो, मगर पुतिन स्वयं उस पीढ़ी के नेता हैं जिनके लिए अपनी साम्यवादी विरासत महत्वपूर्ण है, और कई विश्लेषकों का मानना है कि वो ये चाहते हैं कि अपनी जो छाप वो रूस छोड़ कर जाएं, उसमें ये भी हो कि उन्होंने रूस को फिर से एक महाशक्ति के दर्जे के रूप में स्थापित किया, और जो छोटे छोटे देश, जो छोटे छोटे अंग उनके इधर उधर बिखरे थे, उनको वापस एकजुट किया। अब इसी प्रक्रिया में 2-3 बातें कज़ाकिस्तान के बाद समझने में आती हैं। ये आंदोलनों की शुरुआत, असहमति की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, मगर शीघ्र ही आंदोलनकारी उपद्रवी बनने लगे, हिंसक बन गए, उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ होने लगी, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जो नज़रबायेव के उत्तराधिकारी तोकाएव हैं, उनका तख्ता पलटा जा सकता है। अब यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखने लायक हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले भी इसी तरह की सुगबुगाहट बगावत की पैदा हुई थी उस इलाके में जहाँ तेल और गैस का शोधन होता है, जो उत्तरी हिस्सा देश का है, और वहाँ तब भी जो श्रमिक थे उनका बड़े बर्बरता से दमन किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि उसी की जयंती मनाते वक्त इस बार के वर्तमान आंदोलनों का विस्फोट हुआ था। अब नज़रबायेव ने आज से करीब 2 वर्ष पहले 2019 में अपना एक उत्तराधिकारी नामजद किया था, जो तोकाएव हैं, जो आजकल वहाँ राष्ट्रपति हैं, और उनको सत्ता सौंपकर वो पर्दे के पीछे चले गए। पर्दे के पीछे तो चले गए, मगर उन्होंने अपना अवकाश पूरी तरह ग्रहण नहीं किया। उन पर, उनके परिवार के सदस्यों पर दैत्याकार भ्रष्टाचार के आरोप थे, तानाशाही के आरोप थे, जनतांत्रिक संस्थानों के क्षय के लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जाता था। मगर जब तोकाएव उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए, तो पर्दे के पीछे से नज़रबायेव सक्रिय बने रहे। वो आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करते थे, उनके नामजद चहेते लोग सरकार में, कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में थे, और आज जो सुरक्षा के प्रमुख अधिकारी बंद किए गए हैं इस आक्षेप के साथ कि उन्होंने देशद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, हाई ट्रीजन का, वो बहुत करीबी थे और एक बार प्रधानमंत्री रह चुके थे नज़रबायेव के शासनकाल में। तो आज जो आंदोलनकारी नारे लगा रहे थे, वो नारे लगा रहे थे कि बूढ़े आदमी बाहर जा, बूढ़े आदमी को बाहर निकालो। तो बूढ़े आदमी से उनका अभिप्राय नूर सुल्तान नज़रबायेव से था, मगर विडंबना ये है कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो भी कोई नौजवान नहीं है। तोकाएव स्वयं 78 वर्ष के आसपास हैं, और यदि वो एक सत्र और राष्ट्रपति के रूप में रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो 80 की दहलीज पार कर चुके होंगे। समस्या ये थी कि जब हाथ से सत्ता फिसलते देखी तोकाएव ने, तो कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता संघर्ष शिखर पर उनके और नज़रबायेव के लोगों के बीच का था, कि नज़रबायेव ने अवकाश ग्रहण करने के बाद भी दखलंदाजी नहीं छोड़ी थी, और वो एक तरह से 2 घोड़े अलग अलग दिशाओं में इस गाड़ी को खींच रहे थे। तो जब तोकाएव को लगा, तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने पुतिन से लंबी बातचीत की और ये प्रार्थना की कि भले मैंने आपातकाल की घोषणा कर दी है, मैंने देखते ही गोली मारने का आदेश अपने सिपाहियों को दे दिया है, पर स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। तो पुतिन ने उन्हें भरोसा दिलाया, जैसा उन्होंने भरोसा दिलाया था पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले बेलारूस में वहाँ के तानाशाह को सत्ता में बनाए रखने के लिए, कि आंदोलन, जन आंदोलन आपके विरुद्ध कितना ही सशक्त क्यों न हो, जब तक रूस का समर्थन आपको प्राप्त है, आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। कई पश्चिमी विश्लेषकों ने यह आक्षेप तोकाएव पे लगाया है कि क्यों उन्होंने इस तरह की याचना पुतिन से की, और क्यों पुतिन ने जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1990 के दशक में, ताकि यदि किसी एक मध्य एशियाई गणराज्य पर कोई हमला होता है तो सब उसके लिए सामूहिक सुरक्षा के लिए हिस्सेदारी करेंगे, तो उस CSTO के आधार पर बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्डोवा के सैनिक तैनात किए गए, भेजे गए आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए। अब पश्चिमी विश्लेषकों का ये कहना था कि रूस जब किसी के घर में घुसता है तो बाहर निकलता नहीं, जैसा उसने बेलारूस से किया है, या जैसा उसने बिना बुलाए मेहमान के रूप में भी यूक्रेन में करना शुरू किया है। जहाँ जहाँ रूस को लगता है, पुतिन के शासनकाल में खासकर, कि उसके संवेदनशील हित सामरिक,
या राष्ट्रीय जुड़े हैं तो बिल्कुल हिचकते नहीं हैं करने में। जहाँ तक पुतिन का प्रश्न है, उन्होंने फिर अपनी चिरपरिचित शैली में पश्चिम को बेनकाब किया और कहा कि ये तो कहने का कोई अधिकार न अमेरिका को है न पश्चिमी देशों को है, जो एक पक्षी एक तरफा हस्तक्षेप करते रहे हैं। इराक से लेकर के सीरिया में, अफगानिस्तान से लेकर के लीबिया में, कहीं भी वो संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई की पहल नहीं करते हैं। वो या तो नाटो का सहारा लेते हैं या अपने कुछ आजमाए हुए संधि मित्रों को लेकर बहुपक्षीय हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ एक संधि थी जिस पर हस्ताक्षर इसीलिए किए गए थे कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। उसी आधार पर रूस ने करीब 1,500 पैराट्रूपर्स भी वहाँ भेजे, जो सीधे सीधे आंदोलनकारियों को कुचलने के काम नहीं लाए गए। उन्होंने उन संवेदनशील ठिकानों की हिफाजत की, रखवाली की जो संकटग्रस्त थी। और फिर ये भी बात अब तक प्रमाणित हो चुकी है कि पुतिन ने बड़े कौशल से इस पूरे घटनाक्रम का संचालन निर्देशन किया, क्योंकि हुआ ये है कि जो ये कहा जा रहा था कि रूसी सैनिक और CSTO के सैनिक वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे कजाकिस्तान से, वो अपना काम पूरा करने के बाद वापस लौटना उनका शुरू हो गया है। अब ये देखने लायक बात होगी कि तोकाएव कब तक अपनी स्थिति को निरापद रख सकते हैं बिना सोवियत काल की संधि से, या सोवियत संघ के विलय के बाद जो संधि बनाई गई थी उसको अपने कवच के रूप में इस्तेमाल करते हुए। रूसी सैनिकों के लौटने के बाद वो कब तक निरापद रह सकते हैं, कब तक उनको अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा रह सकता है, और जो नूरुस्तान नजरबायेव के आदमी थे, क्या वो इस अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। ये दोनों नेता, नजरबायेव हों या तोकाएव हों, बहुत उम्रदराज नेता हैं, मगर इनके साथ जुड़े जो न्यस्त स्वार्थ हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में लगभग जुड़े हुए हैं तंत्र के साथ। आप ये न भूलें कि तोकाएव को अपना उत्तराधिकारी खुद नामजद किया था नजरबायेव ने, तो वो 2 साल में ये बात स्पष्ट हो गई कि वो व्यवस्था नहीं चल रही है। मगर वो व्यवस्था नहीं चलेगी तो क्या आज ऐसा कोई राजनीतिक तबका है जो इनको विस्थापित कर सत्ता ग्रहण कर सके और उन सारी शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर सके जिसके विरुद्ध, जिनके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये कहना सरल है कि आज की कजाकिस्तान की नई पीढ़ी अपने नेता के रूप में इस पीढ़ी के लोगों को स्वीकार नहीं करती, न वो रूस को अपना अधिपति मानने को तैयार है। मगर क्या 2 इतने बड़े पड़ोसियों से घिरा हुआ कजाकिस्तान कभी भी ये कल्पना कर सकता है कि वो पूर्णतः स्वाधीन होगा? अपनी विदेश नीति में ही नहीं, अपनी रक्षा नीति में ही नहीं, अपने संसाधनों के दोहन के लिए भी उसको जो ज़रूरत है। हमने कहा कि भूमिबद्ध वो नहीं है, मगर यदि उन संसाधनों का दोहन होना है, उनसे प्राप्त राजस्व का खर्च होना है, जनता के बीच समतापूर्ण तरीके से सामाजिक विषमता को घटाने के लिए, आर्थिक खाई को पाटने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बाहरी मदद की ज़रूरत कजाकिस्तान को पड़ेगी। जहाँ तक रूस का प्रश्न है, कुछ पर्यवेक्षकों ने ये टिप्पणी भी की है तो शायद इस बार पुतिन ने कुछ ऐसा दांव खेला है जो उनको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि वो एक और घिरे हुए हैं पश्चिम की तरफ, यूक्रेन में, जहाँ उन पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि वो सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं, यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं, यूक्रेन में हमला करना चाहते हैं किसी न किसी बहाने भड़काकर, उकसाकर। तो क्यों वो दूसरा मोर्चा खोल रहे हैं? दूसरी ओर कुछ पर्यवेक्षकों का, कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि पुतिन बहुत सोच समझ कर ऐसा कर रहे हैं। वो पश्चिम को ये संकेत दे रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र इलाके में, वो यूक्रेन हो, वो क्रीमिया हो या वो कजाकिस्तान हो, जहां उन्हें लगता है कि उनके संवेदनशील हित जुड़े हैं, वो हस्तक्षेप करने में हिचकेंगे नहीं। तो ये बात शायद पश्चिम को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो यूक्रेन की बात करते हैं। तो यूक्रेन तो कजाकिस्तान से कहीं अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, रूस की पहचान के साथ, रूस के सामरिक हितों के साथ। अब सवाल ये उठता है कि भारत की भूमिका यहाँ इस पूरे घटनाक्रम में क्या हो सकती है। दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है, आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि कजाकिस्तान के ऐतिहासिक जो नाते भारत के साथ रहे हैं वो सदियों पुराने जो है, उनका उल्लेख करना आज बेकार है। जो हाल के वर्षों में है, कजाकिस्तान के साथ हमारे सभी वो नाते थे वो तत्कालीन सोवियत संघ के माध्यम से थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद, इन गणराज्यों के स्वाधीन होने के बाद हमने ये आशा संजोए रखी थी कि यहाँ के तेल गैस भंडार से कुछ हमको ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी, यहाँ के जो बहुमूल्य दुर्लभ खनिज हैं उनका उपयोग हम कर पाएंगे, यहाँ के जो अंतरिक्ष कॉस्मोड्रोम हैं वो हमारे हित में होंगे, और भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है इस तरह के देश के लिए, जो खाना बदोश है, पशुपालक देश है, वो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, वो कृषि की हो, वो हम शायद
उनके साथ साझेदारी कर पाएंगे। मगर इस सब के लिए एक रास्ता होना ज़रूरी है कजाकिस्तान तक पहुंचने का, जो अफगानिस्तान में बदलाव के बाद बिल्कुल ही असंभव हो गया है। तो ये कजाकिस्तान में भले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव भी गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गए और हाल में श्री नरेंद्र मोदी भी गए, तो उन्होंने अपने दौरों से ये तो संकेत दिया है कि हम कजाकिस्तान को एक मूल्यवान साथी मानते हैं, मगर वहाँ हमारी सक्रियता की संभावना बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कि जब किसी देश का घटनाक्रम किसी संकट की चेतावनी न दे रहा हो, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा हो जिससे भविष्य के बारे में नई आशा जग रही हो। और ये आशा न केवल उस देश के बारे में जग रही हो, बल्कि सारे संसार को ऐसा महसूस होने लगता है कि जो कुछ वहाँ घट रहा है उस देश में, वो सारे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, उसको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें चिले में नए साल की शुरुआत के साथ। चिली में राष्ट्रपति पद के चुनाव घोषित हुए थे, तब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कांटे की लड़ाई होगी। एक तरफ जो उम्मीदवार था वो एक छात्र नेता था, वामपंथी था, गार्सिया, और दूसरी ओर एक कट्टरपंथी बदनाम तानाशाह पिनोचे की विरासत के रखवाले बुजुर्गवार थे। और इनके बीच ये लगता था कि जब प्राथमिक मतदान हुआ कि लड़ाई पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन जीतेगा। मगर अंततः जब रन ऑफ हुआ, जब चुनाव में वास्तविक मतदान सामने आया, तो वामपंथी अपेक्षाकृत कहीं अधिक युवा प्रत्याशी ने बुजुर्गवार दक्षिणपंथी कट्टरपंथी तानाशाही के समर्थक को 12% पॉइंट से हरा दिया। अब जो तानाशाही की विरासत थी, उनका कहना ये था कि पिनोशे के शासनकाल में देश ने आर्थिक प्रगति की थी, देश में कानून और व्यवस्था अच्छी सुरक्षित रही थी और देश के संसाधनों का दोहन किया जा सका था। मगर आलोचना जो थी वो ये बिल्कुल स्पष्ट थी कि पिनोशे के शासनकाल में जनतंत्र का हनन हुआ था। बहुत बुरी तरह से जो आर्थिक संसाधन थे देश के, उनका स्वामित्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया गया था और उनके दोहन से जो राजस्व मिलता था उसका लाभ सारे देश की जनता को समान रूप से नहीं हुआ था। बल्कि स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए हमें आज से करीब आधा सदी पहले लौटना पड़ेगा, जब 1971 में चिले के मतदाताओं ने एक वामपंथी समाजवादी अयांदे नामक व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति चुना था। तत्कालीन विदेश मंत्री जो अमेरिका के थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर, उन्होंने उस वक्त टिप्पणी की थी कि चिले के मतदाताओं ने बहुत गैर जिम्मेदाराना मतदान किया है। यदि वो अपनी आलोचना इसी तक सीमित रखते कि गैर जिम्मेदाराना मतदान किया है तो शायद लोगों को शिकायत नहीं होती। मगर उन्होंने एक नियमित साजिश रची CIA के साथ, तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने, कि आयांदे की सरकार को गिराया जाए, उनके बदले में सैनिक तानाशाह पिनोशे को तख्त सौंपा जाए और अंततः आयांदे की हत्या हुई। मगर कुल मिलाकर जो कई दशकों तक पिनोशे का शासन चला, उसके बारे में कहना बड़ा कठिन है कि आर्थिक प्रगति चिली ने की थी, क्योंकि इस कोई जनतांत्रिक संस्थान काम नहीं करता था, मीडिया काम करने को स्वतंत्र नहीं थे, लोगों को आधी रात उनके घर से जो असहमत थे, जो प्रतिपक्षी थे, उठा लिया जाता था, फिर वो मार डाले जाते थे। आज तक ये बात प्रामाणिक रूप से सामने नहीं आ सकी, कितने हजार लोगों को इस तरह घर से उनका अपहरण किया गया, उनकी हत्याएं की गई। उनके परिवार वाले आज तक नहीं जानते कि उनके बच्चों का या उनके पिता, पति, भाई, बहन का क्या हुआ। हाँ, यदि ये कहा जाए कि बर्बरता से दमन के कारण शांति और सुव्यवस्था बनी रही, तो इसको चिले में पिनोशे के समर्थक भले ही स्वीकार करते रहो और कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता है। उनके शासनकाल में जो खर्च हुआ, जो आर्थिक विकास हुआ, उसने क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया। जो यहाँ के आदिवासी मूल के लोग थे उनको राजनीति में स्थान नहीं मिला और एक तरह से अमेरिकी प्रभुत्व बढ़ता रहा चिले के ऊपर। अंततः पिनोशे को बाहर जाना पड़ा और उनकी मृत्यु देश से दूर हुई। मगर जो स्थिति थी कि उनकी विरासत को आज उसकी रखवाली करना है, चिले में जो उस समय का संविधान उन्होंने बनाया था उसके अनुसार आचरण करना, एक नितांत मूर्खतापूर्ण सुझाव ही कहा जा सकता है। हुआ ये है कि इन राष्ट्रपति चुनावों के बाद ये बात स्पष्ट हुई है कि जो नौजवान पीढ़ी चिले की है वो निश्चित रूप से अपना समर्थन देती है अपनी ही पीढ़ी के एक वामपंथी
समाजवादी रुझान के छात्र नेता को, जिसने राष्ट्रपति बनने के बाद कोई बहुत समय गंवाया नहीं, तत्काल अपनी घोषणाओं पर, अपनी जो उन्होंने वादे किए थे उन पर काम करना शुरू कर दिया है। उनमें एक महत्वपूर्ण वादा ये था कि पिनोशे के काल का जो संविधान है वो निरस्त होगा और एक नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो नए संविधान निर्माण की सभा का गठन हो चुका है। इसका सभापतित्व एक 40 वर्षीय वैज्ञानिक जो महामारियों में विशेषज्ञ हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनको सौंप दिया गया है मारिया को, और जो खुद गार्सिया राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे संविधान निर्मात्री सभा के साथ। इसको 9 महीने का कार्यकाल दिया गया है, जिसको 3 महीने इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, और इस सहयोग के अलावा वो संविधान निर्मात्री सभा की स्वाधीनता की भी रक्षा करेंगे और उसका आदर करेंगे। उन्होंने जो कुछ और वादे किए थे वो बहुत स्पष्ट हैं, जो इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्यावरण की रक्षा करना। उसमें दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आदिवासी मूल के लोग हैं उनको स्थान दिलाना वाजिब समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था का इस तरह विकास करना कि सामाजिक विषमता की खाई दूर हो सके, महंगाई पर काबू पाया जा सके, और जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है इस देश के, उन पर स्वामित्व देश का रहे, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का न रहे। तो लगभग इसी तरह की घोषणाओं के कारण अलांदे को न केवल अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी, अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो आज ये लगता है कि वक्त काफ़ी कुछ बदल चुका है, बल्कि कुछ लोग ये मजाक करने लगे हैं। विडंबना ये है कि आज से आधा सदी पहले अमेरिका ने जनतंत्र की हत्या की थी चिले में, और आज आधा सदी बाद जनतंत्र फिर से प्रकट हो रहा है, पुनर्जन्म जनतंत्र का चिले में हुआ है, और वो आईना दिखा रहा है अमेरिका को कि कैसे उसका अपना जनतंत्र कितना प्रदूषित, कितना कलुषित है, और उसमें सुधार की कितनी संभावना है। जहाँ तक संविधान निर्मात्री सभा का प्रश्न है, उसका एक और पक्ष है कि चिले एक संघीय राज्य है, और चिले ने यह भी कहने की घोषणा की है कि जितने संघ के घटक राज्य हैं उनको कुछ विषयों को छोड़कर पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए अपने विकास की, अपने स्तर पर करने की। अब ये प्रश्न जो है वो अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, और वह प्रश्न हमारे लिए भी भारत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी व्यवस्था भी संघीय व्यवस्था है। और हाल के दिनों में ये आरोप भारत पर भी लगाया जाता रहा है कि भारत का केंद्र हावी होता जा रहा है उन राज्यों पर जो संघ के घटक हैं, और जो व्यवस्था संविधान में सत्ता के विभाजन की है, अनेक सूचियों की है, उसका शतशः पालन नहीं होता है। ये बात हमें अमेरिका में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में 6 जनवरी में पिछले वर्ष जिस तरह का आक्रमण कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों ने किया था, और वो आज तक मुकदमेबाजी जारी है कि वो क्या एक देशद्रोहियों का आंदोलन था, या वो जनतंत्र पर हमला था, या वो एक तानाशाही मनोवृत्ति के व्यक्ति का अपने साथियों को भड़काकर पर्दे के पीछे से अस्थिर करने का प्रश्न था। और वैसे भी यदि आप देखें तो जितने घटक राज्य अमेरिका के हैं, उनका कभी ना कभी उनकी मुठभेड़ होती रहती है। वो ब्लैक लाइव्स मैटर से लेकर के, शस्त्र हथियारबंदी से को लेकर के, वो गर्भपात को लेकर के, वो विवाह विच्छेद को लेकर के, वह समलैंगिकों के अधिकार को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो ये संतुलन बनाना होता है केंद्र में और संघ के अन्य राज्यों में, उसकी तरफ जो प्रगति कर रहा है चिले, उसको देखते हुए ये लगता है कि निश्चित रूप से चिले जो कुछ कर रहा है उससे प्रोत्साहित, प्रेरित और देश भी हो सकते हैं। अब जहाँ तक भारत का प्रश्न है, चिले इतने दूर भारत से स्थित है कि भारत के कोई बहुत सामरिक या आर्थिक हित चिले से जुड़े हुए नहीं है। जहाँ तक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का प्रश्न है, भारत अधिकतर करीबी रिश्ते बनाने के लिए उत्सुक रहा है ब्राज़ील के साथ। और वो इब्सा हो या ब्रिक्स हो, वो दोनों ही संगठनों में जब से बोल्सोनारो वहाँ के राष्ट्रपति बने तब से इस रिश्ते में थोड़ा तनाव बढ़ा है। वैसे बोल्सोनारो एक बार भारतीय गणतंत्र दिवस के शाही मेहमान भी रह चुके हैं, मगर कुल मिलाकर आज ब्राज़ील की तुलना में देखने लायक घटनाक्रम चिले का लगता है। पड़ोसी अर्जेंटीना में भी इस बात को लेकर बहस चलती रहती है कि गर्भपात के लिए जो कानून है वो वाजिब है कि नहीं है। इसका एक पक्ष ये है कि इन सारे देशों में चर्च की विशेष भूमिका रही है, रोमन कैथोलिक चर्च की, तब से जब से ये उपनिवेश थे स्पेन या पुर्तगाल के। मगर चर्च की एक दूसरी भूमिका जो इन देशों में रही है वो मुक्तिकामी क्रांतिकारी संघर्ष की, जिसे लिबरेशन थियोलॉजी कहते हैं, उसकी भी रही है। तो इनके बीच में संतुलन बिठाने का काम इस समय चिले करता नजर आ रहा है, जो न केवल अपने पड़ोसियों के लिए बल्कि दूर के देशों के लिए भी प्रोत्साहक हो सकता है। पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो प्रमुख घटनाएं घटी, उनमें एक उल्लेखनीय घटना
अमेरिका और रूस के बीच राजनयिक संवाद था। ये वार्ताएं दो स्तरों पर लगभग समानांतर रूप से चल रही थीं। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी जब राष्ट्रपति बाइडेन ने वार्ता की थी डिजिटली रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, और दोनों ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की थी कि कम से कम बर्फ़ पिघली, बातचीत शुरू तो हुई। और भले ही दोनों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि दोनों समझौता रियायत समर्पण की मुद्रा में नहीं है, मगर फिर भी ये माना जा रहा था कि भविष्य में जो वार्ताएं होंगी वरिष्ठ राजनयिकों के बीच में, वरिष्ठ सेना नायकों के बीच में, उससे वो जिच की जो स्थिति थी खासकर यूक्रेन को लेकर, वो शायद समाप्त हो सकेगी। पहला जो वार्ताओं का दौर था वो जिनेवा में चल रहा था, जिसमें विदेशी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसके बाद रूसी विदेश मंत्री थे, फिर उप विदेश मंत्रियों की वार्ताएं साथ साथ चलती रहीं, जिसमें हालांकि पुतिन ने ये मंशा जाहिर की थी कि वो संवाद शुरू करना चाहते हैं, मगर जो प्रस्ताव उन्होंने सामने रखे अपने प्रतिपक्षियों के, वो इस प्रकार के थे जिन्हें एक तरह से अल्टीमेटम कहा जा सकता है, धमकी और धौंस भरे। उनकी एक मांग तो ये थी कि नाटो अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे उन देशों के लिए, यूक्रेन समेत, जो उसके सदस्य बनना चाहते हैं। और उसमें बाल्टिक गणराज्यों के बारे में तो बहुत कुछ रूस नहीं कर सकता है, मगर जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं जो आज शामिल होना चाहते हैं नाटो में, उनके लिए भी ये दरवाजे बंद कर दिए जाए, अर्थात नाटो जितना है उतना ही बना रहे, उसकी शक्ति में कोई विस्तार न हो, उसकी तैनाती जो सिपाहियों की वो जहाँ है वहीं रोकी जा सके। जब से यूक्रेन का संकट सामने आया है तब से नाटो का प्रयास ये रहा है कि जर्मनी और अन्य जो मध्यवर्ती देश हैं यूरोप के, वहाँ से अपने सिपाहियों को नाटो की टुकड़ियाँ हटाकर पोलैंड की सरहद पर उनको तैनात कर दिया जाए। यही बात रूस को बेहद नागवार गुजरी है। बार बार लोग याद दिलाते हैं द्वितीय महायुद्ध की, जब पोलैंड पर आक्रमण करने के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट हुआ था, क्योंकि ये माना जाता था कि वो एक ऐसी लाल रेखा है जिसको पार करना संभव नहीं है किसी भी पश्चिमी देश के लिए, यदि वो रूस की ओर मुखातिब हो रहा है। बारंबार पुतिन इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि रेड लाइन्स शुड नॉट बी क्रॉस्ड। मानचित्र पर कुछ रेखाएं ऐसी लाल स्याही से खींची गई हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उनमें जाहिर है पोलैंड और यूक्रेन जो हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर यूक्रेन जिसकी पहचान रूस के साथ जुड़ी हुई है। मगर जहाँ तक इस वार्ता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था, जिनीवा में जो वार्ताएं चल रही थी, दोनों ही पक्षों ने ये स्पष्ट किया कि वो कोई समझौता या समर्पण नहीं करेंगे, मगर एक तरह की फूट और दरार यूरोपीय समुदाय में पड़ गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमेरिका और रूस अब सीधे बातचीत जिनीवा में कर रहे हैं, और जो यूरोपीय समुदाय के नेता हैं, बड़ी शक्तियां हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, उसको इसमें से बाहर रखा गया है, हाशिए पर रखा गया है। हालांकि अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए यूरोपीय समुदाय के देश ये कहते रहे कि जब समानांतर नाटो की वार्ताएं चल रही हैं तो नाटो में तो सभी यूरोपीय समुदाय के देश शामिल हैं और फ्रांस और जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनको लूप से बाहर नहीं किया गया था, अर्थात उन्हें हाशिए पर नहीं रखा गया था, मगर उनसे भी परामर्श लिया जा रहा था। मगर ये मानना असंभव है कि जब तक कोई शिखर वार्ता में संवाद सार्थक नहीं होता, तब तक सहयोगी जो ज़मीन तैयार कर रहे हैं उनके बीच में कोई बातचीत हो सकती है। ये दोनों वार्ताएं निकट भविष्य में जारी रहेंगी। भले ही हम यूरोप की बात करें तो उनके जर्मनी हो या फ्रांस हो, दोनों ही देशों में अस्थिरता का माहौल है, क्योंकि फ्रांस में मैक्रोन निकट कुछ ही महीनों में अपना पुनर्निर्वाचन की लड़ाई में कूद रहे होंगे, और जर्मनी में एंजेला मार्केल के जाने के बाद एक अस्थिरता साझा सरकार के बीच में है, जहां ग्रीन पार्टी आई हुई है, और दोनों ही जगह इस बात को लेकर थोड़ा संतोष है कि अमेरिकी उन पर दबाव डालते हैं कि उनका क्या रवैया रूस के प्रति रहे, क्या रवैया उनका चीन के प्रति रहे, नॉर्ड 2 स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को नकार दें। मगर जब बात आती है सामरिक सुरक्षा की, तो उनसे संवाद पहले की सहमति लिए बिना अमेरिका तय करता है कि क्या उसके रिश्ते रूस के साथ होंगे। पुतिन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यदि उनके ऊपर कोई और आर्थिक निषेध लगाए गए, उनको निशाना बनाया गया, तो यूरोप को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा जो जवाबी हमारी कार्रवाई होगी वो अब तक की कार्रवाई से कहीं अधिक भयंकर हो सकती है। उसका एक पक्ष जो है वो हो सकता है साइबर वॉर हो, साइबर हमले हों, दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि वो तैयार हो इस बात के लिए कि यदि वो सैनिक हस्तक्षेप करते हैं यूक्रेन में, तो क्या यूक्रेन की सामरिक सुरक्षा और उसकी भूमि की अखंडता के लिए अमेरिका अपने सामरिक हितों को, पूरे विश्वव्यापी हितों को जोखिम में डालेगा। ये स्थिति
चलने वाली है लगभग उसी तरह जिस तरह का संवाद चलता आ रहा है ईरान के परमाणविक कार्यक्रम को लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच में 6 राष्ट्रों की सहमति के साथ साथ वो वार्तालाप चल रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि गतिरोध एकाएक समाप्त होगा और ये स्थिति काफ़ी देर तक चलती रह सकती है। एक समस्या ये है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय में विशेषज्ञों का अभाव है, खासकर मध्य एशिया के बारे में, खासकर यूरोप की सुरक्षा के उन मामलों के बारे में जो शस्त्र निशस्त्रीकरण से जुड़े हैं, जो सामरिक सुरक्षा के बारे में सहमति से जुड़े हैं। तो जब तक इन पक्षों पर विशेषज्ञों की जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, किसी का अनुमोदन सीनेट ने नहीं किया है, किसी का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ है, तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय में जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उनके चलते साल भर में अब तक बाइडेन अपनी टीम पूरी नहीं कर पाए हैं और ये समस्या बरकरार है, जिसका फायदा पुतिन निरंतर उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अक्सर ये होता है कि किसी देश के सामने एक संकट आता है इस कारण कि उसके नेताओं ने किसी सामरिक चुनौती का विश्लेषण ठीक से नहीं किया, कोई गलती की है, उनसे कोई गलती फैसला लेने में हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि इस संकट के लिए जिस चुनौती का सामना किसी देश को करना पड़ता है उसके लिए उस देश के नेता की कोई सफलता जिम्मेदारी नहीं होती। उसके अड़ोसी पड़ोसी कोई महत्वाकांक्षी होते हैं, दूर दराज की कोई महाशक्ति होती है जो उसे अस्थिर करना चाहती है, उसको अपने आधिपत्य में लेना चाहती है और अपना प्रभुत्व का क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन दोनों में से कुछ नहीं होता, बल्कि किसी देश को भद्द करानी पड़ती है, बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके नेता आत्मघातात्मक एक नीति का या चरित्र का आचरण करते नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है आज हमें ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, जो यूनाइटेड किंगडम भी कहलाता है। वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर कई बार यह आरोप लगे हैं कि वो सत्य के बारे में कंजूसी बरतते हैं, अर्थात झूठ बोलते हैं। उनके विपक्षियों ने उन्हें साफ साफ झूठा कहा है। वो संसद के सामने झूठ बोलते हैं, वो जो समितियां संसद की होती हैं उनके सामने झूठ बोलते हैं, जो महारानी एलिजाबेथ है उनको जो सलाह देते हैं उस समय वो झूठ बोलते हैं, और जो भी कोई वो वादा करते हैं वो झूठा होता है और बाद में उससे मुकर जाते हैं। तो यही तब भी हुआ था जब उन्होंने एक आश्वासन अपने देशवासियों को दिया था कि वो ब्रेक्सिट समझौते से उनको निरापद निकाल ले जाएंगे और ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का फिर से उदय होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में, एक बड़ी हस्ती के रूप में। ये सारी बातें अब तक नादानी साबित हो चुकी हैं। वो आयरलैंड का बैकस्टॉप हो, वो फ्रांस के साथ मछली पकड़ने वाला समझौता हो, या वो कागज़ पत्थर की जांच परख के लिए जो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी वो कुछ हो, तो कहीं ना कहीं भयंकर रूप से असफलता प्रशासनिक और नीतिगत बोरिस जॉनसन की रही है। और वो निरंतर झूठ बोलते रहे। उनके आचरण को देखकर लोगों को ये लगता है कि उनका चरित्र कुछ उस तरह के बच्चे का था जो बदमिजाज हो, बिगड़ैल हो, बड़े घर का रईस बच्चा हो जो नादान हो, और उसको लगता हो कि उसका तो अधिकार है, वो जैसा चाहे आचरण कर सकता है, देर सवेर लोग उसको स्वीकार कर ही लेंगे। बल्कि कुछ लोगों ने तो तुलना की है लंदन इकोनॉमिस्ट जैसे पत्र ने, गार्जियन जैसे पत्र ने, जो प्रतिष्ठित पत्र हैं, कि उनका आचरण लगभग उस पालतू कुत्ते की तरह का होता है जो कोई जब शरारत करता है और उसे जब डांटा जाता है तो वो कुछ देर के लिए अपनी सूरत रोनी बना लेता है ताकि लोगों को उस पर तरस आ जाए, मगर जैसे ही लोग उसको डांटना डपटना बंद करते हैं वो अब दुभिलाना बंद करता है और फिर से उसका आचरण पुराना शरारती कुत्ते का जैसा होने लगता है। अब ये बात कहने में बड़ी अशोभनीय लगती है, मगर जब से पत्रकारिता में अपना जीवन शुरू किया था बोरिस जॉनसन ने, तब से उनके आचरण में लोग कहते हैं कि इस तरह का एक सीरियल दुर्व्यवहार का उनका चरित्र है। वो बड़बोले हैं, वो अपने मनमौजी लहर के अनुसार आचरण करते हैं, और एक बार जब संकट टल जाए तो फिर मेज़ के ऊपर पैर रखकर चैन की सांस लेने लगते हैं। मगर इस बार थोड़ा अति हो गई है। जो ऊँट की पीठ पर आखिरी तिनका है, लगभग वो स्थिति सामने आई है। वो संसद के सामने झूठ बोल चुके हैं, वो महारानी को सलाह देते वक्त झूठ बोल चुके हैं, वो यूरोपीय समुदाय को जो आश्वासन देते हैं ब्रेक्सिट के बारे में उसके बारे में झूठ बोल चुके हैं। मगर कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि जब पिछले वर्ष महारानी एलिजाबेथ अपने पति के मातम कर रही थी, अकेली चर्च में बैठी थी, उस समय उनके प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक मादक द्रव्यों की पार्टी कर रहे थे, नाच गान का वहाँ का आयोजन चल रहा था, और ये पहली पार्टी नहीं थी, एक से अधिक बार ऐसी पार्टियां हो चुकी हैं। आज ब्रिटेन की जनता ये
पूछने को विवश है कि क्या दो तरह के कानूनों का लागू किया जाना दो तरह से होता है, शासक वर्ग के लिए एक और शासित वर्ग के लिए, प्रजा के लिए दूसरा। उस घड़ी जब न केवल महारानी अकेले मातम मना रही थी, बल्कि ब्रिटेन की अधिकांश जनता लॉकडाउन के कारण अपने आत्मीय रिश्तेदारों की मृत्यु के वक्त उनके पास उनको सांत्वना देने को नहीं हो सकती थी, उनकी अंत्येष्टि के सब में भाग नहीं ले सकती थी। लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां जा रही थी, उनके व्यापार कारोबार मंदिर बिल्कुल पड़ के ध्वस्त हो गए थे। उस समय उनके नेता इस तरह का आचरण कर रहे थे। ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है। बोरिस जॉनसन पर भ्रष्टाचार के दैत्याकार आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट को के रखरखाव के लिए, उसके सुधार के लिए उन्होंने कैसे व्यापारियों को उपकृत किया, फिर उनसे दान लिया, उपहार दिया और अपने निवास स्थान को सुखद बनाया। और ये आरोप न केवल उन पर लगता रहा है, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेताओं पर लगता रहा है। और कई ने इस बारे में इस्तीफा भी दिया है, मगर बोरिस जॉनसन निर्लज भाव से सबको पचाकर अपने पद पर बरकरार रहे हैं। आज चिंताजनक स्थिति है कि लोगों को लगता है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो ब्रिटेन की जनता, जो अब तक लेबर पार्टी को खारिज करती आ रही थी, झक मारकर इनको पद से हटाने के लिए मतदान लेबर के पक्ष में करेगी। मगर बोरिस जॉनसन के लिए संकट सिर्फ चुनाव का नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के भीतर जो उनका विद्रोह हो रहा है और उनकी अपनी पार्टी में जो उनके विकल्प के रूप में अपने को महत्वाकांक्षी नेता समझते हैं, उनका मानना है कि यदि यही स्थिति चलती रही तो वो विवश होंगे कि 15% सदस्य यदि संसदीय दल के ये मांग रखते हैं कि उनको नया नेता का निर्वाचित करना है, तो वो बर्खास्तगी हो जाएगी अपने आप बोरिस जॉनसन की। अगले चुनाव तक उनसे निजात पाने के लिए न ब्रिटेन की जनता को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और न जो संकट पैदा किए हैं अपने बचकाने गैर जिम्मेदार आचरण से बोरिस जॉनसन ने, उनका समाधान कोई ब्रिटेन में हो पाएगा। तो ये समस्या बुनियादी तौर पर आंतरिक है, ब्रिटेन की है, वहाँ के मतदाताओं की है, वहाँ की जनता की है। मगर निश्चित रूप से ब्रिटेन आज भी कितनी भी गई गुजरी हालत में हो, एक बड़ी शक्ति है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसका टेक्नोलॉजिकल विकास काफ़ी उन्नत है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रकुल के देश हैं भारत जैसे, उनके साथ उसके संबंध घनिष्ठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ के घटनाक्रम का प्रभाव न केवल यूरोप पर पड़ता है, न केवल अटलांटिक बिरादरी पर पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव उसका भारत पर भी पड़ता है। मगर फिर भारत एक बार सिर्फ दर्शक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये मामला, जैसा हमने कहा, बार बार कह रहे हैं कि ब्रिटेन का आंतरिक मामला है, जिसका समाधान ब्रिटेन की जनता, ब्रिटेन के मतदाता को करना है, स्कॉटलैंड के मतदाता को करना है, उत्तरी आयरलैंड के मतदाता को करना है। मगर लगने ऐसा लगा है कि बोरिस जॉनसन के दिन गिने चुने हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने अपने को कटघरे से मुक्त इस कारण किया है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में बताया तो नहीं कौन कौन सदस्य, मगर कोविड की चपेट में है, इसलिए मैं सेल्फ आइसोलेशन कर रहा हूँ, मैं एकांतवासी बना हूँ। मगर 4-5 दिन बाद उनको सामने आना ही पड़ेगा और अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी। और कई जांच समितियां अभी जारी अपने काम में लगी हुई हैं। तो लगता ये है कि बोरिस जॉनसन जब तक जाएंगे, कुछ और कीमत ब्रिटेन को उनके कुकर्मों की देनी पड़ेगी, मगर भारत दूर से ही दर्शक बना रह सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार जब तक आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए विदा दीजिए। तब तक इन मुद्दों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की समस्या पर, वहाँ असंतोष, आक्रोश जो हुआ था, वो हाल फिलहाल उस पर काबू पाया गया है, मगर क्या जिन कारणों से उसका विस्फोट हुआ था, उनका समाधान निकट भविष्य में सोचा जा सकेगा? जो संवाद रूस और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उसकी स्थिति भले ही जिच जैसी हो, मगर क्या बिना इस संवाद के विश्व में शांति अक्षत रह सकती है? इसके अलावा जो यूरोप में बिखराव नज़र आ रहा है, वो यूक्रेन को लेकर हो, वो रूस के प्रति रवैये को लेकर हो, या वो नाटो की बढ़ते कार्यक्रमों को देखते हो, यूरोप में जो ये असंतोष है, इसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। मगर जैसा हमने कहा कि भारत को 2 विषयों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। पड़ोस में, म्यांमार में फौजी तानाशाही के साथ उसके क्या संबंध रहेंगे, क्या संबंध रखना उचित रहेगा, हमारे क्या हित वहाँ ऐसे अति संवेदनशील हैं जिनको देखते हमारी मजबूरी है उस सरकार के साथ एक न एक रिश्ता जारी रखने की। और दूसरे, अंत में हम फिर उस बात को दोहराना चाहेंगे, जो आशा की किरण घने काले बादलों के बीच चमकदार रूपाली नजर आ रही है चिले में, क्या उससे हमें थोड़ा संतोष नहीं होना चाहिए कि संकट भले ही बरकरार रहते हैं, शर्मनाक स्थितियां कहीं पैदा होती हैं, कई फैसले तय एकाएक नहीं होते हैं, मगर फिर भी संभावना हमेशा शेष रहती है कुछ रचनात्मक सार्थक प्रयास करने की। अभी इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।